तभी अचानक भीड़ से एक नीले वस्त्रों में लिपटा युवक आगे आया। पल भर में सबका ध्यान उसी पर टिक गया। ये पेंग फेई, ये वही है, आंतरिक संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली शिष्य। भीड़ में हलचल मच गई। ये पेंग फेई। अविनाश की आंखों में चमक आ गई। उसे सामने वाले से एक भारी दबाव महसूस हुआ। ट्रू शक्ति रियल्म के छठे स्तर की चरम अवस्था का दबाव, ठीक वैसा ही जैसा ब्लड प्रिंस से आता था। कितनी तीव्र तलवार इच्छा, सोर्ड इंटेंट। अचानक अविनाश सतर्क हो गया। यह दूसरी बार था जब उसने अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति में इंटेंट की उपस्थिति महसूस की थी। और वह लड़का यूनलुओ फान। उसे अचानक यूनशी हवेली में मिला रहस्यमय युवक याद आ गया। अब सोचने पर लगा कि वह लड़का हर तरह से अजीब था। अगर अविनाश के पास ट्रू ड्रैगन सीक्रेट मैनुअल ना होती तो वह मेरिडियन ओपनिंग रियल में इंटेंट सीख ही नहीं पाता। तो फिर वह रहस्यमय लड़का यह शक्ति कहां से लाया? इसी सोच में डूबा था कि यह पेंग फेई उछलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अविनाश, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम किंग तियन संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली आंतरिक शिष्य कहलाओगे। उसकी आंखों में तीव्र युद्ध उत्साह भड़क रहा था। उसने अभी अभी अविनाश की लड़ाई देखी थी और वह उसे पूरी ताकत लगाने लायक प्रतिद्वंद्वी लगा। वाह! यह सुनते ही सब दंग रह गए। मैंने सुना था कि यह पेंग फेई युद्ध का दीवाना है, आज देख भी लिया। और अविनाश को चुनौती देना यह साबित करता है कि वह उसकी ताकत को स्वीकार करता है। हा 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 हा, मजा आने वाला है। पता नहीं अविनाश मानेगा या नहीं। क्षण भर में अनगिनत निगाहें मुकाबला मंच पर टिक गईं। यहां तक कि किंग तियन संप्रदाय के बुजुर्ग भी उत्सुकता से यह दृश्य देखने लगे। यह मुकाबला आंतरिक संप्रदाय की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाला था। एक अनुभवी राजा बनाम उभरता हुआ काला घोड़ा, यह टक्कर जबरदस्त होने वाली थी। अविनाश का चेहरा खिल उठा। आंतरिक संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली शिष्य, इसका मतलब था और ज्यादा संसाधन। वह मुस्कुराया और बोला, आओ हमला करो। वह भी जानना चाहता था कि उन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। चन्नन! ये पेंग फेई ने तलवार खींच ली। एक घातक तलवार इच्छा तुरंत चारों ओर फैल गई, यहां तक कि सामने खड़े अविनाश की त्वचा में भी हल्की चुभन होने लगी। अविनाश ने तुरंत 9 स्टार डिवाइन ड्रैगन टेक्निक सक्रिय की और उस भयानक तलवार इच्छा को निष्प्रभावी कर दिया। वह मानसिक हमले का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसकी मानसिक साधनाएं उसकी गुप्त चालें थीं। जब तक मजबूरी ना हो वह उन्हें उजागर नहीं करना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी युद्ध शक्ति ही काफी है। छनन! लगभग उसी पल यह पेंग फेई की तलवार आगे बढ़ी। एक पहाड़ जैसी भारी आभा अविनाश पर टूट पड़ी। पहाड़ जैसी भारी, आश्चर्यजनक तलवार प्रहार। कई लोग चिल्ला उठे। अधिकांश लोग इस तलवार को पहचानते थे। यही वह वार था जिससे ये पेंग फेई ने पहले ब्लड डेमन संप्रदाय के शिष्य को एक ही वार में मार गिराया था। क्या वह वही अद्भुत वार फिर दोहराने वाला था? अविनाश की आंखों में चमक आ गई। कितनी तीक्ष्ण तलवार चाल! लेकिन तलवार की गति इतनी तेज थी कि उसके पास भाला निकालने तक का समय नहीं था। खत्म हो गया। अविनाश ने लापरवाही कर दी। यह वार इतना भयानक है कि शायद वहीं भी इसे न रोक पाए। मैदान के पास खड़ा सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति तनाव में आ गया और हस्तक्षेप करने ही वाला था। लेकिन तभी उसने अविनाश के चेहरे की ओर देखा। वह घबराया हुआ नहीं था, बल्कि उसके भीतर तीव्र युद्ध उत्साह उमड़ रहा था। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में उत्सुकता जाग उठी। क्या यह छोटा सा लड़का इस धरती हिला देने वाले वार को झेल पाएगा? छनन! सोचते ही ये पेंग फेई का भयानक वार मंच पर उतर आया। कई लोगों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन चीख सुनाई नहीं दी। एक पल बाद सभी ने आंखें खोलीं। पूरा युद्ध मैदान ठंडी सांसों से भर गया। अनगिनत चकित निगाहों के सामने अविनाश वहीं अडिग खड़ा था, मानो पहाड़ हो। यह पेंग फेई की तलवार उसके चेहरे से 1 इंच पहले ही रुक गई थी। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और उन्होंने उस भयानक तलवार को नंगे हाथों से थाम रखा था। तलवार के चारों ओर उग्र तलवार ऊर्जा उछल रही थी, लेकिन सच्ची ऊर्जा की आग से ढके उसके हाथों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। यह कैसे संभव है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा।
अविनाश ने दोनों हाथों से ये पेंग फेई का वार रोक दिया। जानते हो, कई छठे स्तर के साधक भी यह वार नहीं झेल पाते, और उसने नंगे हाथों से रोक लिया। यह पागलपन है। इस क्षण सभी शिष्यों का खून खौल उठा। अविनाश सच में अविश्वसनीय था। यह लड़का आखिर कितना ताकतवर है? अनगिनत सवाल सभी शिष्यों के मन में उठने लगे। आखिरकार अविनाश की हर चाल उनकी समझ से कहीं आगे थी। ऐसा लगता था मानो हर लड़ाई के साथ वह और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा हो। द्वंद्व मंच पर यह पेंग फेई का चेहरा कुछ क्षणों के लिए सुन्न पड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आंतरिक संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्य द्वारा किया गया उसका तलवार प्रहार अविनाश ने इतनी आसानी से रोक दिया। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं हार गया। भविष्य में आंतरिक संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्य का खिताब बदलना ही था। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, अविनाश, आज से तुम ही किंगतियन संप्रदाय के नए सबसे शक्तिशाली आंतरिक शिष्य हो। इतना कहकर यह पेंग फेई ने अविनाश की ओर मुक्का जोड़कर सम्मान प्रकट किया और मंच से चला गया। वह जानता था कि इस व्यक्ति से आगे निकलने के लिए उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। यह पेंग फेई की हार के साथ आंतरिक संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली शिष्य कौन है, यह अब तय हो चुका था। अविनाश इस प्रतियोगिता का विजेता, किंगतियन संप्रदाय का नया राजा। अविनाश, अविनाश! क्षण भर में अनगिनत शिष्य उसका नाम पुकारने लगे। उनकी आंखों में आदर, श्रद्धा और विस्मय झलक रहा था। किसने सोचा था कि इस वर्ष बाहरी संप्रदाय से ऐसा राक्षसी प्रतिभावान निकलेगा जो लगभग सभी विरोधियों को बिना किसी अवशेष के कुचल देगा। सभी जानते थे कि आज के बाद अविनाश का नाम पूरे किंगतियन संप्रदाय में गूंजेगा। शायद अब मुख्य शिष्य, कोर डिसाइपल भी इस अचानक उभरे नए व्यक्ति को हल्के में नहीं लेंगे। शाम का समय। शाम होते होते अविनाश को सफेद वस्त्रधारी अधेड़ व्यक्ति से निमंत्रण मिला, जिसने उसे अपने निवास पर ठहरने के लिए बुलाया। अविनाश को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उसी रात वह अपनी छोटी बहन लिंगर को साथ लेकर वहां पहुंचा। तभी उसे उस व्यक्ति की पहचान पता चली। वह आंतरिक संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। नाम था मू होंगजे। वहां पहुंचने पर अविनाश ने एक युवा को भी देखा। मू होंगजे ने परिचय कराया, यह मेरे बड़े भाई का इकलौता बेटा है, मू युन। अविनाश उसकी शक्ति तुरंत भांप गया। ट्रू शक्ति रियल्म के छठे स्तर की चरम अवस्था, और वह एक कोर शिष्य था। इतना ही नहीं, अविनाश ने यह भी महसूस किया कि मू युन की शक्ति पहले देखे गए ये पेंग फेई से भी कहीं अधिक थी, जबकि दोनों की साधना स्तर समान था। उस रात अविनाश और लिंगर ने मू होंगजे और अन्य लोगों के साथ भोजन किया। माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण और आनंदमय था। यह दृश्य देखकर अविनाश का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उसे अपनी साधना जल्द से जल्द बढ़ानी होगी, ताकि वह शक्ति वू लौटकर अपने लोगों को एक शांत और सुरक्षित जीवन दे सके। मू होंगजे मुस्कुराकर बोले, आह शुआन, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में ये पेंग फेई को हरा दोगे और आंतरिक संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्य बन जाओगे। वाकई अद्भुत। मू युन ने अफसोस से सिर हिलाया। काश मैं उस समय संप्रदाय में होता। तुम्हें लड़ते देखना चाहता था। मेरा यह भाई सच में असाधारण है। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वह हंसते हुए बोला, शुआन, तुम इतने शक्तिशाली हो कि मुझे पूरा भरोसा है 2 महीने बाद होने वाली कोर शिष्य परीक्षा में तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। अगर तुम अच्छा स्थान प्राप्त कर सको तो शायद तुम्हें बड़ा इनाम भी मिले। कोर शिष्य परीक्षा? अविनाश थोड़ा चौंक गया। यह नाम उसने पहली बार सुना था। मू युन ने समझाया, हर साल की संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद लगभग 2 महीने बाद कोर शिष्यों की परीक्षा होती है। उस समय कटिंगतियन संप्रदाय और ब्लड डेमन संप्रदाय मिलकर गुप्त क्षेत्र का द्वार, सीक्रेट रियल्म गेट, खोलते हैं। दोनों संप्रदायों के शिष्य उसमें प्रवेश करके युद्ध करते हैं। इसका उद्देश्य शिष्यों को वास्तविक युद्ध का अनुभव देना है, न कि उन्हें ग्रीन हाउस के फूल बनाना। जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे कोर शिष्य बन सकते हैं। गुप्त क्षेत्र। अविनाश का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसे अचानक उस घने जंगल में खुले रहस्यमय स्थान की याद आ गई। तभी मू युन ने
मुहोंगजे से पूछा। चाचा, आप तो आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, आपको जरूर पता होगा कि इस बार इनाम क्या होंगे, है ना? मुहोंगजे कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं बता देता हूं। 2 महीने बाद अगर कोई शिष्य शीर्ष 5 में आता है तो संप्रदाय उसे मुख्यालय के लिए अनुशंसित करेगा। साथ ही उसे ट्रांसफॉर्मेशन सी पिल और ट्रू यांग फायर पिल दी जाएगी। यह कहते हुए उन्होंने लिंगर की ओर देखा और मुस्कुराए। शायद यह ट्रू यांग फायर पिल लिंगर के शरीर में मौजूद ठंडे जहर को पूरी तरह दबा दे और कम से कम 3 साल तक उसे दोबारा उभरने न दे। तब लिंगर साधना शुरू कर सकेगी। क्या? अविनाश की आंखें खुशी से चमक उठीं। लिंगर की आंखों में भी उम्मीद जग उठी। ठंडे जहर की वजह से लिंगर कभी साधना नहीं कर पाई थी। यह बात अविनाश को हमेशा परेशान करती थी। अगर उन्हें ट्रू यांग फायर पिल मिल जाती तो उसकी बहन को और पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी और वह भी साधना कर सकेगी। और ट्रांसफॉर्मेशन सी पिल, यह अत्यंत दुर्लभ औषधि थी जो ट्रांसफॉर्मेशन सी रियल मेटुपो ब्रेक थ्रू की संभावना को बहुत बढ़ा देती है। अविनाश भीतर से बेहद प्रसन्न था। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया, 2 महीने बाद मैं किसी भी हाल में शीर्ष 5 में रहूंगा। अगले कुछ दिन अविनाश एकांत साधना में लग गया। इस बार उसने आंतरिक संप्रदाय में पहला स्थान प्राप्त किया था, इसलिए संप्रदाय ने उसे 3000 योगदान अंक और 1 लाख स्पिरिट स्टोन इनाम में दिए। अविनाश बेहद खुश था। आज से वह फिर से अमीर बन चुका था। अपने कमरे में उसने साधना शुरू की। पिछली बार की तरह स्पिरिट स्टोन निगल लिए जाने की घटना से बचने के लिए उसने विशेष रूप से एक अरे जेनफा स्थापित किया। इसका नाम था स्पिरिट ब्लॉकिंग अरे, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के आने जाने को पूरी तरह रोक सकता था। यह अरे उसने ट्रू ड्रैगन सीक्रेट मैनुअल से सीखी थी। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया। उसके शरीर में 9 स्टार डिवाइन ड्रैगन टेक्निक उग्र रूप से घूमने लगी। कुछ ही समय में आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से खींचकर उसके शरीर में समाने लगी। शू शू, यहां तक कि कई मील के दायरे की ऊर्जा भी उसकी ओर बहने लगी। उसकी आभा लगातार मजबूत होती गई। धम! अचानक उसके शरीर में एक शक्तिशाली उछाल आया। अविनाश की आंखें चमक उठीं। वह ट्रू शक्ति रियल्म के 5वें स्तर की चरम अवस्था में पहुंच चुका था। वह बुदबुदाया, हालांकि मैं अब 5वें स्तर की चरम अवस्था में हूं, लेकिन कोर शिष्य परीक्षा में भाग लेने वाले सभी लोग शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ होंगे। मुझे और भी मजबूत बनना होगा। समय कितनी तेजी से बीतता है। आंख झपकते ही 10 दिन गुजर गए। सेंट ओरिजिन आइलैंड पर कठिंगतियन संप्रदाय के मुख्य भवन के आंगन में बज! एक बिजली जैसी गूंज के साथ अविनाश ने अपने भाले को आगे फेंका। भाले की किरण में तारकीय शक्ति प्रवाहित थी और यह दूर खड़े प्राचीन वृक्ष की ओर बढ़ी। क्रैक क्रैक क्रैक, बूम! भाले की किरण चमकी और विशाल प्राचीन वृक्ष धराशायी हो गया। धूल के बादल उठ गए। अविनाश बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि यह भाले की किरण सिर्फ साधारण अभ्यास के लिए छोड़ी गई थी, लेकिन अब इसकी शक्ति लगभग उसकी पूर्ण शक्ति वाले वार के बराबर थी। अब मेरी साधना में सुधार होने के साथ मैं धीरे धीरे इस दैवी भाले की शक्ति को समझ रहा हूं और मेरी हेवनली स्टार स्लेइंग टेक्निक का प्रयोग भी अधिक प्रभावशाली हो रहा है। अविनाश के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पिछले 10 दिनों में केवल भाले के अभ्यास के अलावा उसने अपनी आध्यात्मिक तकनीकों को भी गहराई से समझा। अब उसने कयान शक्ति 13 मुट्ठियों की महान सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक ही मुक्के में 13 मुट्ठी के छाप बनते थे जो अत्यंत भयानक शक्ति उत्पन्न करते थे। साथ ही गोल्डन टाइगर डिवाइन क्लॉ हैंड तकनीक जो उसने वो फेंक से प्राप्त की थी, अपने चरम पर पहुंच गई थी। पूर्ण शक्ति में इस्तेमाल करने पर यह पत्थरों को भी तुरंत भेद सकती थी। लेकिन अविनाश ने अपनी कमर पर लगी टोकन देखी जिस पर उसके योगदान अंक दर्ज थे। उसका चेहरा थोड़ा निराश हुआ। पता चला कि संप्रदाय से मिले पुरस्कार के योगदान अंक बिना ध्यान दिए खत्म हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में वह तेजी से सुधारने के लिए कई दुर्लभ और मूल्यवान सामग्री खरीद चुका था, पर असर अद्भुत था।
यह उसे ट्रू शक्ति रियल्म के 5वें स्तर की चरम स्थिति से सीधे 6ठे स्तर तक ले गया। हालांकि वह अभी भी साधना कर सकता था, अविनाश धीमी प्रगति से संतुष्ट नहीं था। उसका लक्ष्य केवल आगामी कोर शिष्य परीक्षा नहीं था। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द अधिक योगदान अंक कमाने होंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद अविनाश मिशन पवेलियन की ओर चल पड़ा। मिशन पवेलियन कैंगतियन संप्रदाय मुख्य भवन के दक्षिण में स्थित था। यहां हर दिन कई लोग मिशन पोस्ट करते थे। कुछ शिष्य होते थे, कुछ व्यापारी या क्षेत्र के प्रभावशाली लोग। वे अपनी मिशन पोस्ट करने के लिए खजाने या स्पिरिट स्टोन का ऑफर देते थे और संप्रदाय के शिष्यों या बुजुर्गों से सहायता मांगते थे। इसलिए मिशन पवेलियन में हर तरह के कार्य मिलते थे। खोई हुई खजाने की खोज, औषधि, पिल बनाना, संप्रदाय के शिष्यों को बॉडीगार्ड के रूप में भेजना, ये मिशन स्तर के अनुसार विभाजित थे। अविनाश, जो पहले बाहरी शिष्य था, केवल कम स्तर के मिशन ही ले सकता था, जैसे कि स्प्रिट बीस्ट शिकार करना। लेकिन अब आंतरिक शिष्य बनने के बाद वह समझ सकता था कि उसकी शक्ति उसे उच्च स्तरीय मिशन स्वीकार करने की अनुमति देती है। सोचते हुए अविनाश बाहरी शिष्यों के सेक्शन को छोड़कर आंतरिक शिष्यों के सेक्शन में गया। जल्दी ही उसने बांस की रेलियों पर अंकित मिशन देखे। मास्टर केमिस्ट की जरूरत, गुई शक्ति पिल को परिपूर्ण बनाने के लिए, इनाम 500 योगदान अंक। अविनाश मुस्कुराया। यह केवल प्रथम स्तरीय पिल थी, जिसे बनाना बेहद आसान था। उसके वर्तमान स्तर पर वह इसे 1 घंटे में सफलतापूर्वक तैयार कर सकता था। बिना देर किए उसने इसे ले लिया। फिर वह बांस की रेलियों पर और मिशनों को देखने लगा। 500 योगदान अंक उसके लिए पर्याप्त नहीं थे। जून फेंग क्षेत्र में स्पिरिट पेट स्नो माउंटेन कैट खो गया। शिष्य खोज में मदद करें। इनाम 1000 योगदान अंक। जरूरत है हाई ग्रेड शुआन रैंक स्पिरिट तकनीक की। इनाम 3000 योगदान अंक। अविनाश ने देखा कि जैसे जैसे मिशनों की कठिनाई बढ़ रही थी, इनाम भी बढ़ रहा था। उसने सोचा, अगला मिशन हाई ग्रेड शुआन रैंक तकनीक तो किसी और को देना असंभव है। इसके अलावा अविनाश की वर्तमान मूवमेंट तकनीक अभी भी जियांग परिवार से मिली तियानयुन क्रॉसिंग तकनीक थी। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, यह तकनीक अब उतनी उपयोगी नहीं रही। मुझे समय मिलने पर नई मूवमेंट तकनीक सीखनी होगी, उसने मन ही मन कहा। थोड़ी दूरी पर चलते हुए अविनाश अचानक रुका। उसने देखा बांस की रेलियों पर लिखा था, लिंगयू मर्चेंट अलायंस एस्कॉर्ट मिशन। शेंगयुआन आइलैंड के पास लिंगयू मर्चेंट अलायंस से कारवाम फीनिक्स सिटी तक एस्कॉर्ट करें। इनाम 10,000 योगदान अंक। अविनाश के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। 10,000 योगदान अंक, यह बहुत ज्यादा है। उसकी आंखों में चमक आई। लिंगयू मर्चेंट अलायंस अत्यंत धनी था। उन्होंने 10,000 योगदान अंक का मिशन जारी किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, मिशन पूरा करना मुश्किल नहीं लग रहा था। अविनाश को भरोसा था कि अगर वह पीक 8वें स्तर के ट्रू शक्ति रियल्म विशेषज्ञ से नहीं मिले तो यह आसानी से कर सकता है। इसलिए यह मिशन इस समय के लिए उसके लिए सबसे उपयुक्त था। साथ ही यह अवसर उसे अनुभव हासिल करने में भी मदद करेगा। यदि वह हमेशा संप्रदाय में रहेगा तो वह केवल हॉट हाउस फूल जैसा होगा और जीवन के तूफानों का सामना नहीं कर पाएगा। मुख्य उद्देश्य अपनी शक्ति को जल्दी से जल्दी बढ़ाना। कोर शिष्य परीक्षा निकट थी और यह गुप्त क्षेत्र यात्रा दोनों बड़े संप्रदायों के संयुक्त प्रयास की थी। वह ब्लड डेमन संप्रदाय से अवश्य मिलेगा। अब तक उसने उनके कई सदस्य मारे थे। अगर वे उसे पहचान लेते तो मुसीबत हो सकती थी। इसलिए अविनाश की सुरक्षा का एकमात्र उपाय अपनी शक्ति बढ़ाना। सोचते हुए अविनाश ने ऊपर लगे बांस के मिशन स्क्रॉल को लिया और पवेलियन से बाहर निकल गया। उस शाम सड़क पर समय बर्बाद न हो, इसके लिए उसने थोड़ी देर घुई शक्ति पिल तैयार करने में बिताई और फिर संप्रदाय से जल्दी निकल पड़ा। कोर शिष्य परीक्षा तक केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बचा था। उसे जल्दी करनी थी। संप्रदाय से बाहर निकलते ही अविनाश तुरंत छोटे ड्रैगन की सवारी करके नक्शे में दिखाए गए दिशा की ओर उड़ गया। कुछ ही समय में वह एक प्राचीन शहर में पहुंच गया।
नक्शे के अनुसार लिंगयू मर्चेंट अलायंस इसी प्राचीन शहर में होना चाहिए था। थोड़ी पूछताछ करने के बाद अविनाश सीधे एक दिशा में बढ़ा। बहुत जल्द वह एक विशाल पवेलियन के सामने पहुंचा। पवेलियन प्राचीन और भव्य दिख रहा था, लेकिन दिखावे वाला नहीं। यह किसी व्यापारी संघ जैसा नहीं लगता था। लिंगयू मर्चेंट अलायंस प्लेक पर सुनहरे अक्षरों को देखकर अविनाश ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वह सही जगह आया था। वह आगे बढ़ा, अंदर जाने ही वाला था कि अचानक एक जोर की आवाज ने उसे रोक दिया। रुको बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि यह हमारी लिंगयू मर्चेंट अलायंस का महत्वपूर्ण क्षेत्र है? कोई भी यहां अंदर नहीं आ सकता। यहां से चले जाओ। अविनाश ने ऊपर देखा और पाया कि पवेलियन के दरवाजे पर 2 गार्ड खड़े थे। वे उसे तुच्छ नजरों से देख रहे थे। असल में जैसे ही अविनाश पहुंचा, उन्होंने उसे नोटिस कर लिया था, लेकिन अविनाश की सादगी भरी सफेद पोशाक देखकर उन्होंने सोचा कि यह कोई आम आदमी है जो उनके भवन में फ्री में घुसना चाहता है। क्या आप मुझे बाहर भेज रहे हो? अविनाश मुस्कुराया। वह आसानी से समझ सकता था कि ये दोनों केवल साधारण ट्रू शक्ति रियल्म लेवल 1 विशेषज्ञ हैं, बिल्कुल चींटियों जैसे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे उसकी शक्ति को नहीं पहचान पाए। हालांकि वह इन गार्ड से लड़ना नहीं चाहता था। वह व्यापार के लिए आया था, झगड़ा नहीं चाहता था। उसने तुरंत कमर का टोकन निकाला। कैंगतियन संप्रदाय, तुम कैंगतियन संप्रदाय के हो? टोकन पर लिखा देखकर दोनों गार्डों का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके पैर कांपने लगे और वे जल्दी से मुस्कुराने लगे। साहब, हमें माफ करें, हमने आपको नहीं पहचाना। कृपया हमें दोष न दें, कृपया। हां, अगर आप किसी को इसके बारे में बताएं तो हमारी जान खतरे में होगी। उनकी घबराई हुई हालत देखकर अविनाश थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा लगता था कि हालांकि कैंगतियन संप्रदाय केवल होली मार्शल डायनेस्टी का एक शाखा है, यह क्षेत्र में पूर्ण प्रभुत्व वाला है। साधारण परिवार इसके विरोध में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अच्छा है कि तुम समझ गए। भविष्य में आंखें खुली रखो। हर कोई वह नहीं है जिसे तुम आसानी से नाराज कर सको। अविनाश ने बेपरवाह कहा और अंदर चला गया। उसका आत्मविश्वासपूर्ण चेहरा देखते ही बन रहा था। हाँ, कृपया ध्यान रखें साहब। अविनाश के बिना शिकायत अंदर जाने पर दोनों गार्डों ने सुकून की सांस ली। सौभाग्य है कि यह साहब अच्छा स्वभाव वाला है, वरना पता नहीं हम कैसे मर जाते। हां, सच में मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना जवान होगा। बस 15 या 16 साल का होगा, और फिर भी यह कैंगतियन संप्रदाय का शिष्य है। वाकई अद्भुत। दोनों के मन में आश्चर्य और सम्मान की भावना झलक उठी। अविनाश जैसे ही पवेलियन में गया, एक सेवक उसकी ओर आया और सम्मानपूर्वक मुस्कुराते हुए बोला, युवा मालिक, आप कैंगतियन संप्रदाय के साहब हैं, है ना? हां। अविनाश ने सिर हिलाकर पुष्टि की। कृपया मेरे पीछे आइए साहब। अविनाश की पुष्टि मिलने के बाद सेवक का सम्मान और बढ़ गया। फिर अविनाश सेवक के पीछे पीछे चल पड़ा और जल्दी ही लिंगयू मर्चेंट अलायंस के पिछवाड़े पहुंच गया। अविनाश! अविनाश के पहुंचते ही हैरानी और अविश्वास से भरी आवाज गूंजी। अविनाश ने देखा कि एक बेहद सुंदर लड़की उसकी ओर दौड़ रही है। कैन्यू! अविनाश तुरंत उसे पहचान गया, लेकिन वह यहां क्या कर रही थी? पेंगयून ने तो कहा था कि वह जनरल के महल से निकलते ही गायब हो गई थी। अविनाश अभी भी आश्चर्यचकित था कि तभी कैन्यू उसके पास पहुंच गई। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। अविनाश, मैंने सोचा। कन्यू की आवाज रोते रोते रुक गई और उसने सीधे अविनाश को जकड़ लिया। आंसू बहने लगे। उसे लगा कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। अविनाश ने उसे दूर धकेलने की हिम्मत नहीं की। वह उसे अपने आलिंगन में होने दिया। काफी समय बाद कन्यू की भावनाएं शांत हुईं और उसने धीरे धीरे अपने हाथों को ढीला किया। फिर
जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसने अविनाश से पूछा, अविनाश, तुम यहां कैसे आए और केंगतियन संप्रदाय के शिष्य कैसे बन गए? अपने शिक्षक और 1 लाख निर्दोष मारे गए सैनिकों का बदला लेने के लिए, अविनाश ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। किन यू की आंखों में भी गम की छाया थी। उसके सामने पिछली घटनाएं अब भी ताजा थीं, लेकिन अविनाश सुरक्षित देख उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। वैसे कन यू, तुम लिंग्यू मर्चेंट अलायंस में कैसे आई? मुझे याद है फेंग क्यून ने कहा था कि जिन शुआन महल के नाश के बाद तुम अकेली चली गई थी। मैंने सोचा था तुम यहां नहीं आओगी। अविनाश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। जिन शुआन महल के नाश के बाद मैंने सोचा तुम चले गए, इसलिए मैंने अकेले दुनिया में घूमने का फैसला किया। लेकिन बाद में पैसों की कमी और मजबूरी के कारण गिल्ड लीडर ने मुझे लिया और अब मैं उनकी मदद कर रही हूं। कन यू ने धीरे धीरे समझाया। समझ गया। अविनाश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अगर भविष्य में तुम्हें कोई कठिनाई हो तो मुझे याद रखना। तुमने कहा था कि जिन शुआन महल तुम्हारा घर था। हम परिवार हैं, तुम मेरी बहन हो। अगर तुम्हें कुछ होगा, तुम्हारा भाई हमेशा मदद करेगा। ठीक है, केन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि बहन शब्द सुनकर उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। क्या वह सच में सिर्फ बहन थी? इसके बाद अविनाश ने मिशन के कुछ विवरण पूछे। आधे घंटे बाद लिंग्यू मर्चेंट अलायंस के गेट के सामने। जाओ, हम जरूर फिर मिलेंगे। अविनाश ने कदिन्यू के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। ठीक है। ककिन्यू ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अनमोल विदाई व्यक्त कर रहा था। अच्छा, चलो। फिर अविनाश लिंग्यू मर्चेंट अलायंस के काफिले के साथ फीनिक्स सिटी की ओर बढ़ा। मिशन का लक्ष्य। कुछ दिन बाद अविनाश और उसका काफिला लिंग्यू मर्चेंट अलायंस से निकलकर एक जंगल में प्रवेश कर गया। समय की कमी के कारण वे फीनिक्स सिटी जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना चाहते थे। इस समय अविनाश सफेद घोड़े पर सवार नीले आसमान की ओर देख रहा था और उसे एक रोमांचक हलचल महसूस हो रही थी। इस नई मानसिक स्थिति के कारण उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी मजबूत हुई। यह अनुभव देखकर अविनाश बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी लगातार अभ्यास करना उल्टा भी पड़ सकता है, जबकि कभी कभी थोड़ी चुनौतियां तेजी से प्रगति दिला सकती हैं। उसने पीछे देखा। अपने गार्ड्स के अलावा लिंग्यू मर्चेंट अलायंस के नेता ने कुछ प्राचीन शहर के मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों को भी मदद के लिए बुलाया था। कहा जाता है कि ये मार्शल आर्ट्स के विशेषज्ञ लंबे समय से इस शहर में नामी थे और अनगिनत युद्धों में भाग ले चुके थे। उनकी आंखों में निर्दय चमक थी। अविनाश को इतनी युवा अवस्था में भव्य घोड़े पर सवार होकर काफिले के सबसे आगे देख ये विशेषज्ञ ईर्ष्या से भर गए। तुरंत ही एक मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति झूठे हंसी के साथ आगे आया और कहा, बच्चे, तुम इतने अच्छे घोड़े पर सवार होने के योग्य नहीं हो। मेरा सुझाव है कि फौरन उतर जाओ, वरना बाद में मेरी असभ्यता का दोष मत देना। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा चमकी। वह अविनाश को डराना चाहता था। उसके अनुसार अविनाश की शक्ति भले ही उच्च थी, लेकिन वह अभी एक हरा भरा नौसिखिया था। वह उन अनुभवी योद्धाओं के सामने कुछ नहीं था जिन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े थे। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि उसकी डरावनी मुद्रा अविनाश को वह घोड़ा छोड़ने पर मजबूर कर देगी, अविनाश के शब्दों ने उसकी ताज्जुब भरी मुस्कान को बदल दिया। दूर हो जाओ। अविनाश ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे आगे बढ़ गया। बच्चे, तुम कौन होते हो जो मुझसे ऐसे बोलते हो? मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति जो रास्ता रोक रहा था पूरी तरह चौंक गया। उसने अविनाश की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। उसने तुरंत चिल्लाया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। बच्चे, यह मत सोचो कि तुम केंगतियन संप्रदाय के शिष्य होने के कारण इतना घमंडी हो सकते हो। आज मैं इस भव्य घोड़े पर सवार होने वाला हूं। अभी उतर जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, वह व्यक्ति अविनाश की ओर दौड़ा और उसे घोड़े से खींचने लगा। दूर हो जाओ। अविनाश ने देखा कि यह शक्तिशाली व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा है और उसका चेहरा क्रोध और झल्लाहट से भर गया। क्या उन्हें सच में लगा कि वह अविनाश मुंह दिखाई नहीं दे सकेगा और परेशान होगा?
बूम! अविनाश की ओर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकोप दौड़ा। पफ! मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति तुरंत महसूस करता है कि जैसे कोई भयानक तूफान उसे झकझोर रहा हो। उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया। उसकी हड्डियां टूटने जैसी महसूस हुईं। अगर तुमने फिर से मुझे उकसाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अविनाश ने यह सख्त चेतावनी दी और फिर उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। ओह! मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति फिर खून उगलते हुए सन्न और डर से भरा चेहरा ली समझ गया कि उसने सांप के घोंसले में लात मार दी। जो मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ इसे देखने आए थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी प्रारंभिक तिरस्कार अब गहरे भय में बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस युवक को कम आंका। वह कोई नाजुक फूल नहीं, बल्कि एक भयंकर भेड़िया था। काफिला अपनी यात्रा जारी रखता है। यह कहना पड़ेगा कि अविनाश का डर दिखाने का प्रभाव बहुत प्रभावी था। इसके बाद कोई भी उसकी सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। जिस मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति को उसकी पंच से उड़ा दिया गया था, वह काफिले के पीछे छिप गया, डर के मारे। इस दौरान अविनाश ने देखा कि उनके काफिले में एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ छिपा हुआ था। वह एक मोटे मोटे मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका नाम वेई दहाई था। वह 7वें स्तर का ट्रू शक्ति रियल्म विशेषज्ञ था। कहा जाता है कि वह अंडरवर्ल्ड में बहुत प्रसिद्ध था। कभी वह खुद एक डकैती करने वाला था, लेकिन मर्चेंट अलायंस के अध्यक्ष द्वारा बचाए जाने के बाद वह सुधर गया और अलायंस के भीतर गार्ड लीडर बन गया। अविनाश अक्सर उसे देखता और उसकी घुमावदार तलवार और रक्त पिपासु ऊर्जा नोट करता, जो वर्षों के युद्ध का परिणाम थी। साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि वेई दहाई ट्रू शक्ति रियल्म के 7वें स्तर के शिखर तक पहुंच चुका था और ट्रू शक्ति फायर को संकुचित कर चुका था। लेकिन उसकी शक्ति खास मजबूत नहीं थी, शायद पुराने गंभीर चोटों के कारण। इसलिए लड़ाई की शक्ति के लिहाज से अविनाश आश्वस्त था कि वह वेई दहाई को हरा सकता है। लेकिन इस बार कौन कौन से दुर्लभ खजाने ले जाए जा रहे हैं, यह अविनाश की जिज्ञासा और बढ़ा देता है। लिंग्यू मर्चेंट अलायंस इस बार कौन से खजाने ले जा रहा है जिसके लिए इतनी बड़ी सुरक्षा प्रसिद्ध वेई दहाई और अविनाश जैसे केंगतियन संप्रदाय के आंतरिक शिष्य को तैनात किया गया। अगले कुछ दिनों में उन्हें कोई डकैतों का हमला नहीं हुआ और सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा था। यात्रा के दौरान अविनाश ने गार्ड्स और मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों से कुछ समाचार सुने। कहा जा रहा था कि केंगतियन संप्रदाय के उच्च श्रेणी के शिष्य और वेई दहाई को विशेष रूप से फीनिक्स सिटी तक सामान पहुंचाने के लिए बुलाया गया। यह खबर शायद फिलहाल फैल गई थी। इससे अविनाश गहन विचार में पड़ गया। ऐसा लगता था कि डकैतों को भी उनकी शक्ति की खबर मिल गई थी, इसलिए उन्होंने सामान की लालसा के बावजूद कोई जल्दबाजी नहीं की। बाकी बचे हुए लोग या तो लालची डकैत थे या अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति। लेकिन अविनाश चिंतित नहीं था। ऐसे दूर दराज इलाके में विशेष रूप से शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट होने की संभावना कम थी। अविनाश ने सोचा कि जब तक 8वें स्तर के ट्रू शक्ति रियल्म का विशेषज्ञ नहीं आता, वह सुरक्षित रहेगा। अगले कुछ दिनों में अविनाश और उसका काफिला कोई बड़ी समस्या नहीं आई। यदि कोई छोटा डकैत आया भी तो काफिले के मजबूत सदस्य जल्दी ही उसे हरा देते। लेकिन जब उन्हें लगा कि वे सुखद रूप से फीनिक्स सिटी पहुंच जाएंगे, तभी कई भूतियां आकृतियां अचानक दूर से दिखाई दी और तेजी से उनके काफिले की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही आकृतियां पास आईं, अविनाश, जो जमीन पर पैर क्रॉस करके आराम कर रहा था, अचानक बैठ गया। उसके चेहरे पर हैरानी और संदेह झलक रहा था। उस छोटे समय में उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। फौरन ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और तेजी से महसूस किया कि 3 आकृतियां तेजी से उनके पास आ रही हैं। हर एक के चारों ओर खूनी ऊर्जा थी, स्पष्ट रूप से कई सालों से मारक डकैत। उनकी कुशलता का स्तर ट्रू शक्ति रियल्म के 7वें स्तर तक पहुंच चुका था। 3 डकैत ट्रू शक्ति रियल्म के 7वें स्तर के। यह अविनाश को अविश्वसनीय लगा। लगभग तुरंत काफिले के बीच में खड़े वेई दहाई ने भी सतर्कता से चिल्लाया, सावधान, दुश्मन आ रहे हैं। उसने भी कई शक्तिशाली आभाओं की उपस्थिति महसूस की थी। तुरंत ही काफिले में हर कोई रुक गया, एक दूसरे के पास घिर गया और सावधानी पूर्वक चारों ओर देखा।
फुफ फुफ फुफ। तभी उन्होंने देखा कि आकृतियां दूर से तेजी से उनकी ओर बढ़ रही हैं। ये हैं जहरीले भेड़िया गैंग के 3 भाई। वेई दहाई ने चिल्लाया। उसकी आंखों में सख्त गंभीरता झलक रही थी। ये आकस्मिक रूप से आए लोग क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली डकैत समूह के सदस्य थे, जिन्हें 3 जहरीले भेड़िया भाई कहा जाता था, और हर एक की कुशलता ट्रू शक्ति रियल्म के 7वें स्तर तक थी। लगता है इस बार हमारी मुश्किल बढ़ गई है, अविनाश ने धीरे से कहा। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि से पता चला कि ये तीनों ट्रू शक्ति फायर के लिए पूरी तरह शुद्ध नहीं थे, लेकिन बेहद सक्रिय और मजबूत थे। स्पष्ट रूप से यह दिखाता था कि उन्होंने कई साल पहले 7वें स्तर तक पहुंचकर अभ्यास किया था। शैतान, ये जहरीले भेड़िया गैंग हैं। क्या ये वही गैंग हैं जिसने पहले प्राचीन शहर में हजारों को मारा था? कैसे हो सकता है? इसी समय काफिले में हलचल मच गई। कई लोगों की आंखों में भय झलक रहा था। कुछ के पैर भी उनके आदेश मानने से इनकार कर रहे थे। आखिरकार इन 3 लोगों की ख्याति सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि अनगिनत हड्डियों पर आधारित थी। पूरे काफिले का माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण हो गया। फुफ, साथ ही 3 जहरीले भेड़िया भाई काफिले के सामने पहुंचे। सबसे आगे खड़ा मोटा व्यक्ति गैंग का नेता था। उसके हाथ में काला स्टील का चाकू था। उसकी नजरें वेई दहाई पर टिकी हुई थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, वेई दहाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीच गिरोगे। जल्दी निकल जाओ, वरना हमारी निर्दयता का दोष मत देना। हम जहरीले भेड़िया भाई, क्या तुम सच में हमसे लड़ना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि यह माल फीनिक्स सिटी के ये परिवार का है। क्या तुम्हें डर नहीं कि यह परिवार तुम्हारे गैंग को मिटा देगा? वेई दहाई का चेहरा गंभीर था। उसे भी 3 भाई बेहद मुश्किल लग रहे थे। हे, जैसा कहा जाता है, मनुष्य धन के लिए मरते हैं, पक्षी खाने के लिए मरते हैं, और इस बार हमने पूरी तैयारी की है। हम तुम सभी को मार देंगे, कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। जहरीले भेड़िया गैंग के नेता का चेहरा भयंकर हो गया और उसने चीखते हुए कहा, भाई लोग, बाहर आओ। इन लिंग्यू मर्चेंट अलायंस के सदस्यों को मार डालो, कोई जीवित न रहे। बूम, मारो। जैसे ही उसने यह कहा, सभी दिशाओं से सैकड़ों लोग काले घुमावदार ब्लेड लेकर दौड़े। उनका चेहरा मुस्कुराते हुए था और उन्होंने उन्हें घेर लिया। शैतान, हमें घात लगा दिया गया। इस समय वेई दहाई का चेहरा गंभीर रूप से बदल गया। उसने चिल्लाया, सावधान, जितना हो सके पास रहो ताकि अचानक हमला से बचा जा सके। फिर वेई दहाई की नजर 3 जहरीले भेड़िया भाइयों पर पड़ी। उसे पता था कि केवल उन्हें मारकर ही यह संकट टाला जा सकता है। हा! वेई दहाई ने चिल्लाया, अपनी काली घुमावदार तलवार खींची और एक भयंकर प्रकाश के साथ 3 जहरीले भेड़िया भाइयों की ओर हमला किया। वेई दहाई, तुम प्रसिद्ध हो सकते हो, लेकिन हम तीनों मिलकर तुम्हें मारने में सक्षम हैं। तीनों जहरीले भेड़िया भाइयों ने अपनी स्टील की तलवारें उठाईं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा किया और वेई दहाई की ओर तेजी से बढ़े। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, चारों का टकराव हुआ और भयंकर शक्ति का विस्फोट हुआ। उनकी तलवारों की ऊर्जा ने आसपास के पेड़ों को चीर दिया। लगता है तुम कुछ खास नहीं हो वेई दहाई। तीनों भाई कई दौर तक लड़ते रहे, न केवल बराबरी बनाए रखी बल्कि थोड़ा बढ़त भी हासिल की। वे हंस पड़े। परिणाम अभी अनिश्चित है। वेई दहाई की नसें उभरी और उसकी भयंकर शक्ति उसके घुमावदार ब्लेड में संकेंद्रित हुई। वेई दहाई, तुम मौत के सामने खेल रहे हो। तीनों जहरीले भेड़िया भाई दुष्ट मुस्कान के साथ अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तलवारों में डालकर हमला करने लगे। बूम बूम बूम। तुरंत उनकी तीनों शक्तिशाली तलवारों की ऊर्जा अजीब तरह से मिलकर एक भयानक प्रकाश बन गई, जो आकाश को चीरती हुई वेई दहाई की ओर बढ़ी। बूम! एक और भयंकर गर्जना हुई। वेई दहाई का हमला तुरंत टूट गया और भयानक तलवार की रोशनी उसे भयंकर रूप से लगी। वेई दहाई का चेहरा पीला पड़ गया, उसने खून उगला और उसके सीने पर भयंकर चोट का निशान बन गया। खत्म, सीनियर वेई हार गए। क्या हम सच में यहां मरने वाले हैं? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। इस बार सभी के दिलों में गहरी निराशा फैल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन काल की ख्याति वेई दहाई तुम लोगों के हाथों खत्म हो जाएगी।
वेई दाहाई ने खून उगला। उसका चेहरा रिस और कड़वाहट से भरा था। है, वैसे मुझे तुम्हें सीनियर कहना चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, इस बार पूरा लिंग्यू मर्चेंट अलायंस मर जाएगा। तुम्हारी यात्रा में तुम अकेले नहीं रहोगे। जहरीले भेड़िया गैंग का नेता दुष्ट मुस्कान के साथ ऐसा लगा जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। लेकिन इस समय एक शांत स्वर अचानक गूंजा। अरे बॉस, क्या आप थोड़ी जल्दी जश्न नहीं मना रहे?